Jai Hind to one and all. Today I am here with the SST 9th class English medium. In that part, previously we have studied a lot about the Himalayan mountain and northern plains. Now, today our topic is the peninsular plateau. So let's understand the peninsular plateau. The peninsular plateau is a table land composed of both crystalline igneous and metamorphic rock. देखिए, अगर हम बात करें प्लेटो की, तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो है, ये भी हमारा लैंड फीचर्स है। तो ये क्रिस्टलाइन इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गोंडवाना लैंड्स के बारे में, कि गोंडवाना लैंड्स में जो सिंगल कॉन्टिनेंट थे, बाद में वो ड्रिफ्टिंग के कारण इतने कॉन्टिनेंट बने हमारे। तो गोंडवाना लैंड्स में ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटो बना है। मतलब कि ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। आगे हम देखेंगे, द प्लेटो हैड ब्रॉड वैलीज एंड राउंड हिल्स। इस प्लेटो के अंदर ब्रॉड वैलीज है, छोटी छोटी वैलियाँ हैं, और राउंड हिल्स है। इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेटो। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो। इसके अलावा नर्मदा नदी के जो नॉर्थ का हिस्सा है, वहाँ ज़्यादातर एरिया मालवा प्लेटो ने कवर कर रखा है, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। द विंध्या रेंजेस इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। और जो विंध्या रेंजेस है, मतलब विंध्या पर्वत श्रृंखला है, वो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ के अंदर है और अरावली इसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। The further westward extension gradually merges with the Santee and Rocky Desert। इसके अलावा अगर हम इसके वेस्टवर्ड में जाएंगे, मीन्स वेस्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर रॉकी डेजर्ट है। रॉकी डेजर्ट जो कि राजस्थान में है वो है, और वो बहुत ही ज़्यादा सैंडी है। द रिवर फ्लो ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली, अब इसमें जो रिवर फ्लो होती है वो है चंबल, सिंध, बेटवा और केन। अगर हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड की, तो सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में वाइडर है, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जाके ये नैरो हो जाता है। अगर हम इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की बात करें तो उसको लोकली बुंदेलखंड कहते हैं और बघेलखंड कहते हैं। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर एक्सटेंशन ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। अगर हम इसके और ज़्यादा ईस्टवर्ड में जाएंगे तो वहाँ आएगा छोटा नागपुर प्लेटो। अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की। जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, ये हमारे डेक्कन प्लेटो के एडजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी। वेस्टर्न घाट और हायर देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है जो हायर है, यानी बड़ा है ईस्टर्न घाट से। इसके अलावा इसकी जो एवरेज इवोल्यूशन है, मतलब एवरेज जो इसकी हाइट है, वो 900 से लगाकर 1600 मीटर तक है वेस्टर्न घाट की। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो इसकी केवल 600 मीटर है, मतलब ईस्टर्न घाट छोटा है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली एंड नीलगिरी इन द साउथ। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट स्टार्ट होता है महानदी वैली से और नीलगिरी तक के जाता है ये साउथ के अंदर। द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होती है। ओरोग्राफिक रेन का मतलब ये होता है कि इसके एक साइड तो खूब ज़्यादा पानी गिरता है और दूसरी साइड नहीं गिरता है। ये एक मॉइस्ट बैरियर बनता है, ये कहीं ना कहीं रेन बैरियर बनता है। रेन बैरियर का मतलब होता है कि जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं होती है, जो मॉइस्चर जमा होने की वजह से उसके एक साइड तो पानी गिर जाता है, रेन बैरियर हो जाता है, दूसरी तरफ सूखा होता है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर हम वेस्टर्न घाट के हाइट की बात करें, इसके पिक्स की नॉर्थ से साउथ रिस्पेक्टिवली की, तो अनाईमुडी जो इसकी सबसे ऊंची हाइट है, उसकी हाइट है 2695 मीटर, और डोडा बेटा इसकी जो हाइट है 2000 मीन्स 2637 मीटर्स। इसके अलावा महेंद्रगिरी, इसकी हाइट है 1501 मीटर। तो ये जो ईस्टर्न घाट की सबसे छोटी पीक है महेंद्रगिरी। इसके अलावा जो दो हमने देखी थी अनाईमुडी और डोडा बेटा, ये वेस्टर्न घाट्स की हाइट्स है। तो इस तरीके से हमने देखा आज द पेनिनसुलर प्लेटो। ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, क्योंकि हमारा भारत सभी जगह से एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, या माउंटेन भी है, या प्लेटो भी है, या प्लेन भी है। ये तीन चीज़ें तो हमें समझ में आती है। अब हम और इसका फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे, फिजिकल फीचर्स देखेंगे। अगले फिजिकल फीचर्स की बात करूँ तो मैं द इंडियन डेजर्ट की मैं बात करूँ तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि डेजर्ट क्या होता है। जब आप राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डेजर्ट एरिया नज़र आता है, रेत नज़र आते हैं।
तो देखिए द इंडियन डेजर्ट लाइट टुवर्ड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के अगर हम वेस्ट के अंदर जाएंगे तो ये आपको वेस्ट इंडियन डेजर्ट वहाँ पर नजर आएगा। और इंडियन डेजर्ट के अंदर बहुत सारे सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स के अलावा जो रेत है, रेतीला इलाका है, वो हमें नजर आएगा। इट इज ड्राई क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। इसके अलावा यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी कम है, मतलब रेतीली जमीन होने के कारण इसमें मॉइस्चर की कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है, इसलिए इसमें वेजिटेशन की कमी है। आगे हम बात कर लेते हैं कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स मतलब कि समुद्र का इलाका, या वो इलाका जहाँ पर जिसके आसपास समुद्र होता है। जैसे मैं आपको इस डायग्राम का स्नैपशॉट प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप इस डायग्राम की बात करें तो जहाँ जहाँ पर भी समुद्र लगा हुआ है, ये जो पूरा इलाका ये कहलाएगा कोस्टल प्लेन्स। इसको हम बोलेंगे कोस्टल प्लेन। इसका एक स्नैपशॉट मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप स्टडी कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। कोस्टल प्लेन्स को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इसका जो नॉर्थर्न पार्ट है उसको हम कोंकण बोलते हैं, जिसमें मुंबई और गोवा कवर्ड है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और इसका जो सदर्न पार्ट है उसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल की। जो बे ऑफ बंगाल के तरफ प्लेन है, ये हमने बात करी थी अरेबियन सी की। अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो द नॉर्थर्न पार्ट इज रिफर्ड टू द नॉर्थर्न सिरकार, मीन्स इसके नॉर्थर्न पार्ट का जो हिस्सा है उसको हम नॉर्थर्न सिरकार कहते हैं, और सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों की बात कर लूँ तो महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी, ये यहाँ की कुछ मेन नदीज है जो यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है। डेल्टा आपको पता होगा कि जब समुद्र के अंदर नदियाँ मिलती है तो मिलने से पहले जो उनका पानी है वो खारा हो जाता है, चिपचिपी मार्शी लैंड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। आगे हम बात करेंगे लेक चिलिका की। लेक चिलिका की अगर मैं बात करूँ तो ये इसके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है और यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। आगे हम बात कर लेते हैं द आइलैंड की। लास्ट है हमारा फिजिकल फीचर द आइलैंड या ग्रुप ऑफ आइलैंड। इस आइलैंड के अंदर 2 आइलैंड्स हैं। फर्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड सेकंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर मैं लक्षद्वीप आइलैंड की बात करूं तो ये जो भारत की मलाबार कोस्ट है केरला के अंदर उससे लगा हुआ है, और ये स्मॉल कोरल से मिलके बना हुआ है। पहले इसका नाम था लैकेड्यू, मिनिकॉय एंड एमेंड्यू, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लक्षद्वीप आइलैंड, मीन्स 32 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है। हमारे इंदौर शहर जितना बड़ा भी नहीं है ये। और इसके अलावा आगे की अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स की हम बात करें, हेडक्वार्टर्स मतलब जहाँ से इसका जो कैपिटल है वो चलता है तो वो है करावती, ये इसका कैपिटल है। इसके अलावा जो इसके अंदर ये पीटी आइलैंड है अंडमान लक्षद्वीप आइलैंड में, वो वहाँ पर बहुत बड़ी एक बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी इसलिए क्योंकि ये लोगों के लिए हैबिटेट नहीं है, लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। आगे हम बात कर लेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करूँ तो ये लक्षद्वीप आइलैंड से बड़ा है, और इसको 2 भागों में बांटा गया। अंडमान जो है नॉर्थर्न हिस्से में इसके, और निकोबार सदर्न पार्ट के अंदर। इसके अलावा ये माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये सबमरीन माउंटेन से मिलके बना हुआ है, मतलब ऐसे माउंटेन जो ज़मीन के अंदर से जो डीप इन द सीज के अंदर से जो निकले हैं और ऊपर थोड़े से ऊंचे हो गए, इस वजह से ये आइलैंड बना है। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो भारत के लिए बहुत एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। फ्लोरा एंड फौना आप लोग समझते हैं कि फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे की प्रजातियाँ, और फौना मीन्स एनिमल्स की प्रजातियाँ। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत कम आबादी है और ये बहुत ज़्यादा जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो इंडिया है वो हर जगह से डिफरेंट है, जोग्राफिकली डिफरेंट है, मीन्स यहाँ पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स भी हैं। द हिमालयन माउंटेन हमने देखे जो कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक के फैले हुए हैं। उसके अलावा हमने नॉर्थर्न प्लेन्स देखा। नॉर्थर्न प्लेन में हमने देखा कि आपका जो यूपी का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, पंजाब का इलाका है, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेन हैं, और माउंटेन से जो सॉइल आई है एल्यूवल सॉइल है, एल्यूवल सॉइल की वजह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गए हैं। और जो पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी यहाँ पर बसी हुई थी। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर वाटर और फर्टाइल लैंड दोनों मिली है।
उसके बाद आज हमने देखा पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जो बना है तो गोंडवाना लैंड्स के ड्रिफ्टिंग की वजह से बना है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। और जो प्लेटू होता है वो भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसमें मिनरल्स पाया जाता है। जो दुनिया के ज़्यादा मिनरल्स है प्लेटू में पाया जाता है, तो ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहलाता है। इसके अलावा जो प्लेन्स है ये कहीं ना कहीं फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और हिमालयन माउंटेन का एक फ़ायदा मैं आपको बता दूँ, वो एक फ़ायदा ये कि ये हमारे लिए रेन बैरियर्स का काम करता है। हिमालयन माउंटेन्स की वजह से भारत में रेन ज़्यादा होती है। जो बादल वगैरह आते हैं रेन के, आपने देखा होगा अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो वो बादल आगे ना बढ़ के हिमालय एक बैरियर का काम करता है और इस वजह से भारत में रेन ज़्यादा होती है। इसलिए हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी अगर इंडियन डेजर्ट की मैं बात करूँ तो डेजर्ट के अंदर डेजर्ट थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ड्यून्स वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर वगैरह में लोग ये सब चीज़ें देखने के लिए जाते हैं। आगे हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम दूसरे देशों से बिजनेस करते हैं वो इसी के माध्यम से करते हैं। जो जहाज वगैरह आते हैं तो इन्हीं कोस्टल प्लेन्स के अंदर आते हैं। लास्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर हम बात कर लें, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात कर लें, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड भी हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर भी हम हमारा ट्रेड और बिजनेस करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की जो ज़्यादातर प्रजातियाँ पाई जाती है। तो हमने आज ये लेसन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट है हमारा ज्योग्राफी का। इसके जो स्नैपशॉट्स वगैरह हैं ये कल मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसकी PDF वगैरह प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब आप लोगों को कॉपी कंप्लीट करके मुझे बताना है कल तक कि आपकी कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। आज का होमवर्क आपका ये रहेगा। और इसके अलावा इसमें कोई अगर आपको डाउट्स हो एक बार रीड कर लीजिएगा। ये यहाँ पर मैप का मैं आपको स्नैपशॉट प्रोवाइड कर दूँगा, उसको अच्छे से स्टडी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।